हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले इकोनॉमिक्स फॉर आवर अपकमिंग सीडीएस एग्ज़ाम जो कि 16 अप्रैल को शेड्यूल्ड है। और इकोनॉमिक्स उन सब्जेक्ट्स में मैंने आपको जैसे जीके में बताया था कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है, जैसे कि मैंने अगर आप पिछला वीडियो जाके चेकआउट करें जहाँ की मैंने पूरा आपको जीके का स्ट्रैटेजी बताया था कि जिन लोगों का भी जीके वीक है या फिर जो जितना भी टाइम बाकी है एक महीने का, उसमें आप क्या क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिसकी वजह से आप जीके का एटलीस्ट सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग पहली चीज़ मैंने आपको वो बताई थी, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स क्या हैं, लो हैंगिंग फ्रूट्स क्या हैं और हाई हैंगिंग फ्रूट्स क्या हैं। और उस हाई हैंगिंग फ्रूट्स में मैंने इकोनॉमिक्स को रखा था बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ इसके सर्टेन टॉपिक्स थे टिल द प्रीवियस एग्जाम। ठीक है, ये देखो इकोनॉमिक्स के दो कंपोनेंट होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसने अभी तक मेनली मैक्रो इकोनॉमिक्स पे फोकस किया था, लेकिन जो पिछला वाला जो पिछला आपका एग्जाम था उसमें उसने थोड़ा सा डेविएशन दे दिया था, जिसकी वजह से जो कन्वेंशनल लोग इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे थे, जो मैंने भी पढ़ाई थी, ठीक है, जो मैं इस वीडियो में अगेन पढ़ाने वाला हूँ, तो वो आपकी उतनी ज़्यादा नहीं पूछी गई थी। लेकिन आप अनकन्वेंशनल के पीछे भाग भी तो नहीं सकते आप। फॉर एग्जाम्पल जो उसने वो चीज़ें उसने पूछी पिछले वाले सीरियस एग्जाम में, वैसा तो है नहीं आप किताबें खोल के पूरा वो पढ़ने लगेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो उसका कन्वेंशनल है, जैसे कि साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया, उसको वही पूछना है। वो बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं कर सकता है साइंस और पॉलिटी में, लेकिन हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इनमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये तकरीबन आधे घंटे की वीडियो रहने वाली है, और आधे घंटे पढ़ के अगर आप, ये है देखो, मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू कि अगर सबसे क्वेश्चन बन रहा है तो आपसे नहीं छूटेगा, वो आपसे बिल्कुल बनेगा, क्योंकि यहाँ पे वो मैंने टॉपिक्स निकाले हैं जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स है, जहाँ से क्वेश्चन जैसे ऑलिगोपोली, मोनोपोली, जो टाइप ऑफ मार्केट से क्वेश्चन आता है, जो यहाँ पे आप स्टार्टिंग में देख पा रहे होगे, जो डिफरेंट कर्व्स होते हैं, डिफरेंट टर्म्स होते हैं, रेपो रेट, बैंक रेट, इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ विद इन हाफ एन आवर। इसको सप्लीमेंट करिएगा। देखो अब इसमें करंट का भी पार्ट है, इकोनॉमिक सर्वे वगैरह, वो मैं अलग से करवा दूंगा, छोटा सा पार्ट है, बट इस वीडियो को आप बार बार रिवाइज करिएगा ताकि इस वीडियो से जो चीज़ें आएँ वो छूटे नहीं। और वो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ बिल्कुल कि अगर आपने इस वीडियो को ढंग से कर लिया, बाकी से अगर क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपसे बिल्कुल नहीं छूटेगा क्वेश्चन। आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, 2-3 बार रिवाइज करने के बाद आप प्रीवियस के देख लीजिएगा, जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ या फिर जो मैंने चीज़ें करवाई हैं वो आप खुद ही, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी बेटर तरीके से मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। और दूसरी चीज़ जो मैंने उस वीडियो में बताई थी, जो जीके वाला मैंने पिछला वीडियो डाला था, कि एक महीने के लिए मैंने बैच एक तरह से ऑलमोस्ट फ्री आप बोल सकते हो, और फ्री तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट फ्री आप बोल सकते हो, कि 1/5 प्राइस पे कर दिया सभी के लिए, जो भी स्टूडेंट्स, ताकि किसी का यहाँ पे जीके की वजह से सिलेक्शन ना रुके। विक्टर परमार अकेडमी आप इंस्टॉल करिएगा, विक्टर बैच करके सीडीएस का, उसमें क्रैक 23 कोड का आप यूज़ करिएगा। और एक महीने के लिए जितना भी हो रखा है, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, सारी चीज़ें, मॉडर्न हिस्ट्री, वो सब आपको मिल जाएगा फॉर द 1 मंथ। और जैसे कि मैंने बताया ऑलमोस्ट फ्री आप बोल सकते हो उसको, जो उसका इनिशियल प्राइस था उसके कंपैरिजन में। बस ये है कि एक महीने में जितना फ़ायदा उठा सकते हैं तो उठा लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। सबसे पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ मार्केट। यहाँ से क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल दे देगा आपको कि ये किस टाइप की मार्केट का एग्जाम्पल है, या फिर ऑलिगोपोली में क्या होता है, या फिर मोनोपोली में क्या होता है। तो सिर्फ 4 तरह की मार्केट पढ़नी है, और यही 4 तरह की मार्केट आपको ऑप्शंस में देखने को मिलेगी। पहला है हमारा मोनोपोली। मोनोपोली तब होता है जब एक कंपनी या फर्म पूरे मार्केट को कंट्रोल कर रहा हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ रेलवेज़, रेलवेज़ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलावा कोई ऑपरेट करता है क्या? नहीं करता है। तो ऐसा कोई भी एग्जांपल जहाँ पे सिर्फ एक ही कंपनी ऑपरेट कर रही हो, जैसे एक टाइम पे मान लेते हैं कि जियो ऑपरेट कर रहा था, वैसे जियो था, एयरटेल था, और भी थे, लेकिन फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एयरटेल वगैरह कोई नहीं था, तो क्या होता, वो मोनोपोली होती। ठीक है, लेकिन क्योंकि जैसे जियो है, एयरटेल है, ठीक है, एक दो और है, बीएसएनएल है, तो ये वाला एग्जांपल होगा आपका ओलिगोपोली का, जहाँ पे कुछ फर्म्स जो हैं पूरे मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे कि आपने अभी मैंने बताया इंटरनेट का पूरा मार्केट, ठीक है, लैपटॉप का भी मार्केट बोल सकते हैं, कोई भी मार्केट जहाँ पे कुछ फर्म जैसे 4, 5, 6, 7, 9, 10 जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ओलिगोपोली में वो आते हैं। लैपटॉप मार्केट में क्या है, HCL, डेल, ठीक है, लेनोवो, HP, यही आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। तो ये आपका ओलिगोपोली का एग्जांपल है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की अगर बात करें, मोनोपोली स्टैब्लिश्ड करने के लिए कंपटीशन, यानी कि काफ़ी सारे फर्म्स हैं जो कि सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल, ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है, आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा ऐसे ही, सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल प्रोडक्ट, यानी एक ही प्रोडक्ट नहीं है बट अलग अलग टाइप के हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने सोप लिख रखा है, और भी हो सकते हैं, जैसे क्लोथिंग इंडस्ट्री हो गई, फेस वॉश की इंडस्ट्री हो गई, या फिर सलून इंडस्ट्री हो गई। तो ये सारी जो है आपकी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यानी मोनोपोली स्थापित करने के लिए सब कुछ ना कुछ, कि हमारे टूथपेस्ट, जैसे टूथपेस्ट हो गया, हमारे टूथपेस्ट में नमक है, कोई बोलेगा हमारे टूथपेस्ट में नीम है, कोई बोलेगा धनिया है, पुदीना, सब कुछ मतलब हैं चीज़
सिमिलर बट आइडेंटिकल नहीं है। मोनोपोली स्थापित करने की एक वॉर चल रही है और इसमें काफ़ी सारे फर्म्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड नंबर ऑफ फर्म्स नहीं, लेकिन काफ़ी सारे फर्म्स रहते हैं, ऑलिगोपोली से तो ज़्यादा रहते हैं। ठीक, ये कीवर्ड है सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। ठीक, अब आते हैं आखिरी, और वो है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन मतलब नाम है ये परफेक्ट कंपटीशन, जहाँ पे आइडेंटिकल प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आइसक्रीम के यहाँ पे किसी ने ठेला लगाया, बगल में एक और लग गया, बगल में एक और, जैसे कि गोलगप्पे की दुकान लगी तो सब गोलगप्पे ही तो बेच रहे हैं, ठीक है, और एक तरह के ही बेच रहे हैं सब, तो ये क्या है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स हैं, समझ रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर आ गया, अब एग्रीकल्चर में कोई गेहूँ बेच रहा है तो गेहूँ गेहूँ ही है, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कोई अलग तरह का गेहूँ बेच रहा है कोई, यानी कि आइडेंटिकल प्रोडक्ट है और लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं। कैसे, बहुत, ये कीवर्ड है यहाँ पे, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स इसमें जो है ऑपरेट करते हैं और परफेक्ट कंपटीशन रहता है, कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं रहता है कि जिसकी वजह से मैं ए के पास जाऊँ और बी के पास ना जाऊँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर रहता है, और मोनोपोली में एकदम प्राइस कंट्रोल होता है, जो भी जैसे रेलवे जब चाहे प्राइस बढ़ा देगी, कोई आपके पास कोई ऑप्शन है किसी और के पास जा सकते हो, नहीं, तो यहाँ पे जो उस लीडर के पास प्राइस कंट्रोल है, वो प्राइस को कंट्रोल कर सकता है, और यहाँ पे एक बैरियर उसने क्रिएट कर दिया, मार्केट बैरियर जिसको बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। बस आपको इतने चीज़ों को देखना है, कीवर्ड मैंने आपको बता दिए हैं, और अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। ठीक, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स, तो यहाँ पे हम 4 तरह के अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल, साइक्लिकल, फ्रिक्शनल एंड डिस्गाइज। पहला स्ट्रक्चरल, ये तब अराइज होता है, यानी कि बेरोजगारी, तो जैसे आप बेरोजगार देखते हो कई लोगों को, ठीक है, तो आप उनको क्लासीफाई कर सकते हो, उनको आप स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयड तब बोलोगे जब उनकी स्किल में गैप हो। जैसे काफ़ी सारे गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स को कहीं जॉब नहीं मिलती है, अगर ढंग की ग्रेजुएशन डिग्री नहीं हुई, ढंग की उनके पास स्किल नहीं, क्यों, क्योंकि जो मार्केट डिमांड कर रही है स्किल और जो उन स्टूडेंट्स के पास स्किल है उसके बीच में बहुत बड़ा अंतर है। किसी कंपनी में जाओगे तो वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि अकबर का जन्म कहाँ पे हुआ था, फिर अकबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है, ये सब नहीं पूछा जाएगा। वो कंपनी की रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग होंगी, आपने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की, तो ये होता है आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। या फिर कोई भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मनरेगा स्कीम आई, किसके लिए, जो अनस्किल्ड वर्कर्स थे उनके लिए। क्यों आई, क्योंकि उनके पास स्किल नहीं है, जो मार्केट में स्किल चाहिए, तो जो स्किल के में गैप होता है वो उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट अराइज होता है, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, सिंपल। अब आते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट पे, तो ये साइक्लिकल, नाम में ही साइक्लिकल, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पे साइकिल में आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और एक पर्टिकुलर टाइम पे आप अनएम्प्लॉयड रहोगे। इसमें जो कीवर्ड्स हैं दैट आर सीजनल एंड रिसेशन। वैसे तो सीजनल को अलग कैटेगरी में रखा जाता है, अलग से रखा जाता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को, बट यहाँ पे कभी कभी साइक्लिकल के अंडर ही आता है कहीं ना कहीं, ठीक है, बिकॉज सीजनल का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर सीजन में एम्प्लॉयमेंट मिलता है और एक पर्टिकुलर में नहीं मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को विंटर्स में काम मिलता है, फॉर एग्जांपल जैसे दिवाली आती है तो जो कुम्हार होते हैं उनका दियों का काम बढ़ जाता है, तो उस समय उनको ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और बाकी टाइम वो खाली होते हैं मोस्टली, ठीक है। तो ये क्या है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट अराइजिंग ड्यू टू रिसेशन। ये मोस्टली जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ होती हैं वहाँ पे देखने को मिलता है कि रिसेशन आ गया, यानी कि उनके पास स्किल भी है, सब कुछ है, तो वो ऐसा नहीं कहलाएंगे कि स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड है, वो डिमांड ही नहीं है, गुड्स और सर्विसेज की डिमांड्स ही नहीं है, ठीक है, मार्केट में, तो फिर हम किसको, कंपनीज किसको एम्प्लॉयमेंट देंगे, किसी को नहीं। तो इसी वजह से ये साइक्लिकल, यानी कि एक पर्टिकुलर साइकिल में एम्प्लॉयमेंट है और फिर एक पर्टिकुलर टाइम में नहीं है। वो रिसेशन हो सकता है, वो सीज़न की वजह से हो सकता है, जैसे जो झालर बेचते हैं, पटाखे बेचते हैं, उनको दिवाली में काम मिलता है और फिर बाकी टाइम एक तरह से बोल सकते हो आप अनएम्प्लॉयड है। तो बहुत सारे ऐसे आप एग्जांपल्स गिन सकते हो। फिर आता है आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट राइजिंग ड्यू टू स्विच और शिफ्ट फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल आपकी जॉब लगी है HCL में, फिर आपकी जॉब लगी इन्फोसिस में, आपका मन है हम तो UPSC की तैयारी करेंगे, ठीक है। जब आप UPSC की प्रिपरेशन करोगे जॉब छोड़ के, तो आप फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड हो। क्यों, क्योंकि आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, आप में स्किल है, लेकिन आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो, बिकॉज आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, आपको एक दूसरी जॉब चाहिए, इस वजह से आप करेंटली फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड हो, ठीक है। यानी आप फ्रिक्शन, यानी एक जॉब से दूसरे जॉब में स्विच करते वक्त का जो टाइम होता है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। और चौथा और आखिरी है हमारा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन एक्चुअली नीडेड। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है इंडियन एग्रीकल्चर। यहाँ पे होता क्या है कि एक घर में जैसे मान लो 5 लोग हैं, तो पाँचों के 5 जाएंगे एक खेत में सब काम करेंगे, बल्कि अगर वहाँ पे 2 भी जाएँ तो भी उतना ही प्रोडक्शन होगा, उतना पूरा काम हो जाएगा, लेकिन पाँचों के 5 काम करते हैं, यानी कि अगर वहाँ से हम 3 को हटा दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसकी प्रोडक्टिविटी में, काम की प्रोडक्टिविटी में, यानी कि उन 3 को हम डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड बोल सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि वो हैं तो एम्प्लॉयड, लग तो रहा है एम्प्लॉयड है, लेकिन वो एक्चुअल में अनएम्प्लॉयड है। तो यानी कि ये ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है जो
होता है लेकिन दिखता नहीं। डिस्गाइज का मतलब तो यही होता है जो होता है लेकिन दिखता नहीं है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एग्रीकल्चर। और इसमें जो वर्कर की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है ज़ीरो, यानी कि अगर उसको हटा दें तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारी प्रोडक्टिविटी में। दैट इज़ वाई मार्जिनल जो प्रोडक्टिविटी है इस केस में वो ज़ीरो होती है। चीज़ क्लियर? दूसरा टॉपिक ख़त्म। तीसरा टॉपिक मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। ये कुछ टूल्स होते हैं जो हमारी सेंट्रल बैंक यूज़ करती है टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी। जैसे कि मार्केट में मनी ज़्यादा डालना है, किसको? आरबीआई को। क्यों डालना होगा ज़्यादा? क्योंकि मार्केट में ग्रोथ नहीं आ रही होगी, ठीक है। पैसा जाएगा तो इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा तो ग्रोथ आएगा, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया, जैसे कि श्रीलंका में अभी क्या चल रहा है, ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया, तो भी क्या करेगी आरबीआई? पैसा खींचेगी। तो पैसा डालना, खींचना, ये सब मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स कहलाते हैं। उसके अलग अलग टूल्स अब हम देखेंगे। सबसे पहला टूल है बैंक रेट। वो रेट होता है जिस पे आरबीआई बैंक्स को लोन देता है, जैसे कि एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, ये सब आरबीआई के पास अगर लोन लेने जाएंगे सर्टेन रेट पे फॉर अ लॉन्गर पीरियड, फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, दैट विल बी कॉल्ड एज बैंक रेट। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी या कोलेटरल, कोई कुछ गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रेपो रेट बिल्कुल सिमिलर होता है, बैंक रेट से सिमिलर होता है, बट सेम नहीं। सिमिलर इस टर्म्स में होता है कि यहाँ पे वही चीज़ है कि आरबीआई जो है लोन दे रहा है किसको? कमर्शियल बैंक्स को। और इस बैंक्स जैसे कि एसबीआई, पीएनबी, जैसे अभी मैंने बताया, लेकिन इसमें फ़र्क इतना होता है कि आपको सिक्योरिटी या कोलेटरल को डिपॉजिट करना होता है, बैंक रेट में डिपॉजिट नहीं करना होता, इसमें करना होता है। और ये यूजुअली बैंक रेट से कम होता है। और यहाँ पे जो कीवर्ड है वो ये है ओवरनाइट लोन। तो बैंक रेट रेपो रेट से अलग कैसे है? ऐसे अलग है कि बैंक रेट में जब लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए बैंक्स लोन लेती हैं या फिर आरबीआई लोन देती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए अगर लोन दिया गया तो बैंक रेट में आता है। फॉर एग्जांपल रेपो रेट में 15 दिन, 1 महीना। अब ये ओवरनाइट लोन्स देख के ये मत समझना कि एक रात के लिए, एक रात मतलब नहीं है, इसमें है कि 15-20 दिन। वैसे कहीं पे डिफाइन नहीं कि कितने दिन के लिए, बट अराउंड इतना दिन ही होता है, ठीक है। तो गिवन फॉर अ शॉर्टर पीरियड। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिक्योरिटी या फिर कोलेटरल डिपॉजिट किया जाता है, बैंक रेट में नहीं किया जाता। और यही कारण है कि यूजुअली बैंक रेट से कम होता है। क्यों? मान लो कि अगर बैंक दिवालिया हो गया तो जो आरबीआई है, इनके कोलेटरल यानी गिरवी रखा इन्होंने बैंक से, तो उसको सेल करके पैसा एक्सट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन बैंक रेट में आरबीआई को रिस्क ज़्यादा है ना, वो उस कोलेटरल कुछ रखवा ही नहीं उसने, तो इस वजह से थोड़ा सा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें चार्ज करता है आरबीआई, ठीक है। अब आते हैं रिवर्स रेपो रेट, यानी कि रेपो रेट का रिवर्स। रेपो रेट में क्या हो रहा था? बैंक आरबीआई के पास जा रहे थे लोन लेने के लिए। अब रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई जाएगा बैंक्स के पास पैसा लेने के लिए। क्यों होता है यूजुअली? द रेट एट विच आरबीआई पेज टू बैंक्स व्हेन दे पार्क देयर एक्सेस कैश विद सेंट्रल बैंक। तो अभी मैंने बताया एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल है। फॉर एग्जांपल मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा बढ़ गया, ठीक है। और पैसा और कैसे बढ़ सकता है? जैसे कि बैंक सब लोन लेने जाएंगे किसके पास? बैंक के पास। तो फॉर एग्जांपल अगर आरबीआई बैंक से पैसा ले ले कि चलो हमको लाओ, हम तुम्हें हायर इंटरेस्ट रेट देंगे, ठीक। तो उस केस में बैंक क्या है, ये पैसा मार्केट में नहीं फेंकेंगे, लोगों को लोन कम देंगे, आरबीआई के पास डिपॉजिट कर देंगे ताकि वहाँ पे उनको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सके। तो ये भी एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल है। अब आप समझ गया रिवर्स रेपो रेट क्या है, जहाँ पे आरबीआई लोन लेता है एक तरह से बैंक से, सिंपल, ठीक है। और या फिर ये इसके दोनों ही डेफिनेशन ट्रू है, ठीक। अब ये हो गया हमारा बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। अब हम इसको समझ लेते हैं कि आरबीआई कैसे यूज़ करता है इनको, अगर उसको मार्केट में सप्लाई बढ़ानी है, यानी मनी की लिक्विडिटी बढ़ानी है। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश फ्लो, कितना मार्केट में कैश है, तो उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। अगर आपको लिक्विडिटी बढ़ानी है तो अब सोचो बैंक रेट, रेपो रेट और को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, फिर कम करना पड़ेगा। तो बैंक रेट अगर बढ़ जाएगा तो बैंकों का लोन लेना आरबीआई से महंगा हो जाएगा, तो आरबीआई से उतना लोन ले नहीं पाएंगे, अगर ले नहीं पाएंगे तो दे नहीं पाएंगे, यानी मार्केट में पैसा कम जाएगा। तो अगर बैंक रेट को बढ़ा दिया, दैट विल बी कॉल्ड एज टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी उसको बोला जाएगा, ठीक है। यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी एक तरह से टाइट है। क्यों टाइट है? उससे लिक्विडिटी कम होगी मार्केट में। और इस टाइट मॉनेटरी पॉलिसी को हम डियर मॉनेटरी पॉलिसी भी बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे मार्केट में पैसा कम हो जाता है, हायर इंटरेस्ट रेट हो जाते हैं। और इसका उल्टा होता है चीप मॉनेटरी पॉलिसी, जहाँ पे बैंक रेट और रेपो रेट कम हो जाते हैं। तो वही कि अगर मान लो आरबीआई को पैसा बढ़ाना है
कहाँ पे, इकोनॉमी में, मार्केट में, तो क्या करेगा, बैंक रेट और रेपो रेट को कम कर देगा। तो आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रखा है मार्केट में, अब आरबीआई को या फिर सेंट्रल बैंक को क्या करना चाहिए। तो आरबीआई या फिर सेंट्रल बैंक को बैंक रेट और रेपो रेट को बढ़ा देना चाहिए, या फिर उसको सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा देना चाहिए। अब सीआरआर और एसएलआर क्या होते हैं ये भी हम देख लेते हैं। और यूजुअली सीआरआर और एसएलआर की वजह से ही कभी कभी बैंक को ज़रूरत पड़ती है आरबीआई के पास जाने की, ताकि वो वहाँ से आरबीआई से लोन ले सके। अब क्यों ऐसा, सीआरआर और एसएलआर में क्या होता है ऐसा कि उनको लोन लेने जाना पड़ता है आरबीआई के पास। और चलिए अगर हम इसका पूछें, रिवर्स रेपो रेट, अगर मान लो इन्फ्लेशन है मार्केट में पैसा बढ़ा डालना है आरबीआई को, तो रिवर्स रेपो रेट को आरबीआई को बढ़ाना चाहिए फिर घटाना चाहिए। तो ये रिवर्स रेपो रेट है, यानी रेट एट विच आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम बैंक। तो अगर ये बढ़ा देगा, तो अगर ये बढ़ा देगा नहीं, आरबीआई को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, सिंपल सा, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, नहीं बैंक्स जो है आरबीआई के पास ज़्यादा पैसा डालेंगे। इसका मतलब है कि ये मार्केट में ये भी मनी सप्लाई को कम कर देगा। ठीक है, अब आते हैं सीआरआर और एसएलआर में। सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। तो ये आप समझ जाएंगे। अब छोटी सी कहानी सुनिए। कहानी ऐसी है कि ये आपने बैंक में अपना पैसा कुछ दे रखा है, ठीक है, जमा कर रखा है, सेविंग में कुछ पड़ा हुआ है और कुछ आपने एफडी खुलवा रखी है कुछ की। फॉर एग्जांपल किसी दिन आपका मन आया कि हमें सेविंग से पैसा निकालना है, आप कभी भी जाके निकाल सकते हो, कोई इसमें पाबंदी नहीं है। लेकिन किसी दिन आपका मन आया कि हमें एफडी से एफडी अपनी तोड़वानी है और एफडी में पैसा लेना है, ठीक है, या फिर सेविंग या फिर एफडी किसी में से, और बैंक ने बोला कि हमारे पास पैसा नहीं है, बैंक ने बोला हमारे पास पैसा नहीं, तो आपका क्या होगा, आपका मूड हो जाएगा ख़राब। क्यों ख़राब हो जाएगा, बिकॉज वो आपका पैसा है, वो आप जब मांगोगे तब आपको मिलेगा। ये पैसा सेविंग वाला कि ये डिमांड डिपॉजिट है। डिमांड डिपॉजिट बोले तो जब आप डिमांड करोगे तब बैंक आपको देगा। फिक्स डिपॉजिट जो एफडी होती है वो टाइम डिपॉजिट होती है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आप खुलवाते हो कि 5 साल 10 साल, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। अगर बैंक के पास पैसा नहीं रहेगा, आपका मूड ख़राब होगा और आप अपने दूसरे दोस्त से इस बात को बोलोगे कि वो बैंक में तो पैसा ही नहीं है, तो वो भी पहुंच जाएगा लेने के लिए हमारा पैसा जो हमें तो ज़रूरत है। तो ऐसा क्या, खासकर इंडिया जैसी इकोनॉमी में र्यूमर फैल जाते हैं और बैंक जो है दिवालिया हो सकते हैं, और ऐसे में पूरा मार्केट सिस्टम ख़राब हो सकता है। तो इस वजह से आरबीआई ने क्या किया है, एक पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइड किया है कि जितना भी आपके पास पैसा आता है, यानी पोर्शन ऑफ एनडीटीएल का मतलब है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। अब जो भी मैंने बताया डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, तो वो डिमांड लाइबिलिटी और टाइम लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो किसी को देने के लिए वो हो कि उसको देना है उस चीज़ को। जैसे कि आरबीआई उसमें लिखता है ना कि इतना रुपए के लिए मैं लायबल हूँ, ठीक है, जो आरबीआई गवर्नर होता है, तो वही लायबिलिटी जो आपने पैसा डिपॉजिट किया है बैंक्स के पास, वो उसकी लायबिलिटी है। उसने किसी को लोन दे रखा है बैंक ने, वो उसका एसेट है, ठीक है, इतनी चीज़ आप समझे। तो अब नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी क्या है, तो जो लायबिलिटी है बैंक्स की माइनस जो उसके एसेट्स हैं दूसरे बैंक में, किसके, बैंक के। समझ नहीं आ रहा, मत समझो, सिंपल याद रखो, एनडीटीएल का जो एक पर्टिकुलर पोर्शन है उसको बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। मान लो कि 100 रुपये आया, ठीक है, और सीआरआर 10% की आरबीआई ने बोल रखा है कि सीआरआर 10% है, तो बैंक को चुपचाप 10 रुपये ले जाके आरबीआई को दे देना है, ये लो भैया, ठीक है, क्योंकि सीआरआर है 10%, सिंपल। तो अब कभी कभी होगा क्या कि मान लो कि इनके पास रुपए नहीं है, तो उस केस में ये बोरो कर लेती हैं उन्हीं से, आरबीआई से। तो अभी आप समझ गए क्यों सीआरआर की वजह से रेपो रेट और उसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, सिंपल। अभी एसएलआर क्या होता है, इसी का बड़ा भाई होता है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, पोर्शन ऑफ एनडीटीएल बैंक्स हैव टू कीप विद देमसेल्फ। यहाँ क्या है, पार्क विद आरबीआई, यानी आरबीआई को एज अ वॉल्ट के रूप में आरबीआई में डाल देते हैं कि लो भैया आरबीआई के पास जाके जमा कराते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एसएलआर को खुद के पास रखते हैं, किस फॉर्म में, ये कैश के फॉर्म में डिपॉजिट होता है, एकदम लिक्विड होता है। कैश क्या है, एकदम लिक्विड होता है। और ये जो खुद के पास रखते हैं एसएलआर के फॉर्म में, ये गोल्ड, कैश, गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अब इसमें क्या है, सीआरआर में कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। कैश तुमने दे दिया, अब जाओ, ये कैश है और तुम्हें इसमें इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। इसमें क्या है, अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गया, तो इसमें क्या इंटरेस्ट रेट तो मिलेगा ना गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। तो इसी वजह से सीआरआर में कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होता, बट एसएलआर में होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो मोस्टली जो बैंक्स होती हैं एसएलआर को अच्छा खासा मेंटेन करती है, और उसमें एसएलआर में भी उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में मेंटेन करके रखते हैं, बिकॉज उसमें उनको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। क्यों ही कोई बैंक उसको कैश के फॉर्म में मेंटेन करेगा जिसमें उसको कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिल रहा। सिंपल सा लॉजिक समझो कि बैंक को भी अपना खर्चा चलाना है, बैंक को भी प्रॉफिट देखना है, तो जितना पैसा आया तो उसको घुमाने की कोशिश करेगा। वही बोला ना मैंने कि क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ती है आरबीआई को सीआरआर और एसएलआर डिक्लेयर करने के, बिकॉज वो मोस्टली प्रॉफिट चाहेगा अपना, कौन, बैंक, तो पूरा पैसा घुमा देगा, ठीक है। तो इस वजह से पूरा पैसा ना घुमाए, कुछ यहाँ पे बचा रहे बैंक में, इस वजह से सीआरआर और एसएलआर को डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है, सिंपल।
अब आते हैं अपने अगले टॉपिक, अगला टॉपिक नहीं है बल्कि इसी का एक्सटेंडेड है, जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट हम लोग देखा था। अब वैसे ही हमारा MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब हमने देखा था बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जो रेपो रेट होता है वो आपका शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ओवरनाइट लोन होता है। MSF तो रेपो रेट का भी एक तरह से वो मान सकते हो। रेपो रेट क्या होता है, ओवरनाइट लोन्स होते हैं कुछ 15-20 दिन के लिए। MSF क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए, बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए। और ये इमरजेंसी के टाइम पे जो है बैंक्स जाते हैं किसके पास, RBI के पास। और क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे जाते हैं और मनी बोरो करने, तो इस वजह से यहाँ पे MSF काफ़ी ज़्यादा होता है। आपको ऑर्डर बता देता हूँ, बैंक रेट ज़्यादा होता है रिवर्स रेपो रेट से, रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा होता है रिवर्स रेपो रेट से। इस चीज़ को ध्यान रखना। और इन सबसे बड़ा होता है आपका MSF, इस चीज़ का ध्यान रखना, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और जो ऊपर वाले टूल्स थे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, वो सभी बैंक्स को अवेलेबल थे। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, कोई भी जा सकता था RBI के पास, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को अवेलेबल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होते हैं, ये भी एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल होता है जहाँ पे RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद या बेचता है। सिंपल है, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, अगर इन्फ्लेशन है, मार्केट से पैसा चूसना है, तो क्या करेंगे जो RBI है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल कर देगी, ठीक है, और पैसा चूस लेगी, सिंपल। और अगर मान लो पैसा डालना है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बोरो कर लेगी और पैसा डाल देगी मार्केट में। तो आप समझ गए बेसिक। बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ये आप एडवांस मान सकते हो, बस आपको ये देखना है, ठीक है। वो वैसे भी मैंने आपको ये चीज़ समझा दी, इतना क्लियर हो गया। अब जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी टूल होते हैं, जैसे कि इसमें क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल का मतलब है जो हमारी RBI होती है वो अपने टूल्स को यूज़ करता है। ऐसे एक फिस्कल पॉलिसी टूल्स होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट अपने टूल्स को यूज़ करता है। उसके पास क्या क्या टूल्स हैं, जैसे MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को वो हाई कर देगा, तो इस वजह से वैसे वो इन्फ्लेशन या फिर इन सब चीज़ों से लड़ेगा, तो वो उतना ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बट आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि जो MSP वगैरह होते हैं ये फिस्कल पॉलिसी टूल्स में आते हैं, ठीक है। और MSP को डिक्लेयर कौन करता है, CACP डिक्लेयर करता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस डिक्लेयर करता है, ठीक। और शुगर केन के लिए MSP नहीं होता है, FRP होता है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, ये आपको पता होना चाहिए बिकॉज इससे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। बट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। तो ये टॉपिक खत्म। अब आते हैं हम डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व पे। काफ़ी सारे कर्व हम देखेंगे। डिमांड कर्व क्या होता है, प्राइस और क्वांटिटी के बीच का कर्व होता है। ये बोलता है कि अगर आप किसी चीज़ की प्राइस को कम करोगे तो उसकी डिमांड यानी कि क्वांटिटी बढ़ जाएगी। जैसे कि अभी 10 रुपये का पार्ले जी फॉर एग्जाम्पल मिलता है, अभी 8 रुपये का हो गया, तो लोग ज़्यादा डिमांड करने लगेंगे। तो वही सिंपल सा लॉजिक। और ये तो हो गई बेसिक थ्योरेटिकल बात। एग्जाम में क्या पूछेगा कि ये कैसा कर्व है, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, ये इसकी जो स्लोप है वो नेगेटिव है। सारे एकदम टर्म्स आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, आपके CDS में उठा के देख सकते हो। विल शिफ्ट टू राइट इफ प्राइस इज डिक्रीज और वाइस वर्सा, यानी कि ये कब, इसमें शिफ्ट कब होगा, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो अगर आप इसकी प्राइस को डिक्रीज करोगे तो डिमांड बढ़ेगी, यानी क्वांटिटी बढ़ेगी, तो ये राइट में शिफ्ट होगा। और वाइस वर्सा, यानी कि अगर आप प्राइस को ज़्यादा करोगे तो ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, सिंपल। दिस कर्व विल बिकम वर्टिकल इफ क्वांटिटी इज फिक्स, अगर आप क्वांटिटी फिक्स कर दोगे तो ये वर्टिकल हो जाएगा, क्योंकि आपने क्वांटिटी फिक्स कर दी तो प्राइस तो लेकिन बढ़ता जाएगा ना, क्वांटिटी उतनी हो गई, प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, क्वांटिटी वहीं पे स्टेबल हो गई, तो प्राइस बढ़ता जाएगा, जैसे कि श्रीलंका में फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये दिस कर्व विल बिकम हॉरिजॉन्टल इफ प्राइस इज फिक्स्ड, अगर प्राइस को फिक्स की तो क्वांटिटी आपकी कांस्टेंट, यानी कि वो आपका हॉरिजॉन्टल कर्व हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आते हैं सप्लाई कर्व पे। इसका उल्टा होता है, यानी कि अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है इस केस में, तो उसका सप्लाई बढ़ाती हैं जो कंपनियां हैं। फॉर एग्जांपल जियो है, जियो का मान लो कि प्राइस इंटरनेट का प्राइस बढ़ रहा है, तो जियो और जो है इंटरनेट देगा। या फिर मान लो कि फॉर एग्जांपल कि जूतों का लेदर जो शूज़ हैं उनका प्राइस बढ़ रहा है, तो कंपनीज और प्रोड्यूस करेंगी ताकि उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। तो सप्लाई कर्व ये बोलता है, और ये एक अपवर्ड स्लोपिंग है, नहीं उसका उल्टा है, और इसकी स्लोप पॉजिटिव हो जाएगी। ये राइटवर्ड शिफ्ट करेगा अगर आप सप्लाई को इंक्रीज़ करोगे, यानी कि इसमें आप वहाँ पे प्राइस को इधर उधर वेरिएट कर रहे थे, यहाँ पे किसको कर रहे हो आप, क्वांटिटी को कर रहे हो, ठीक है। ये अगर इसमें आप सप्लाई यानी कि क्वांटिटी को इंक्रीज़ करोगे, ठीक है, तो ये राइटवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है, ये राइटवर्ड शिफ्ट होगा। और वाइस वर्सा, यानी कि अगर आप क्वांटिटी को डिक्रीज़ करोगे, सप्लाई को डिक्रीज़ करोगे, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। ये चीज़ ध्यान रखना है। और इसमें भी यही दोनों चीज़ सेम होंगी सप्लाई कर्व में भी, कि दिस कर्व विल बिकम वर्टिकल इफ क्वांटिटी इज फिक्स, दिस कर्व विल बिकम हॉरिजॉन्टल इफ प्राइस इज फिक्स। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये टॉपिक भी खत्म नहीं, अभी कुछ और कर्व्स हैं, अदर कर्व्स देख लेते हैं। फिलिप्स कर्व, लॉरेंस कर्व और लैफर्ट्स कर्व। फिलिप्स कर्व हमारा है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का एक तरह से ग्राफ है। ये फिलिप्स कर्व ये बोलता है कि अगर किसी मार्केट में इन्फ्लेशन होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, बेरोजगारी कम होगी,
ठीक, समझ गए। इन्फ्लेशन होगा, मुद्रास्फीति होगी तो बेरोजगारी कम होगी, या फिर सिंपल इन्फ्लेशन ज़्यादा तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा, रोजगार ज़्यादा। लेकिन एक सिचुएशन होती है स्टैगफ्लेशन की। इस सिचुएशन में इन्फ्लेशन तो होता है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, और ये सबसे ख़राब कंडीशन होती है किसी भी देश के लिए। जैसे कि अगर हम माने आपका श्रीलंका में स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन भी आप बोल सकते हो, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन हो रहा है, चीज़ों के प्राइस बहुत बढ़ रहे हैं, बट अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है उसके साथ। सबसे ख़राब कंडीशन होती है, यानी फिलिप्स कर्व के अगेंस्ट ये होता है स्टैगफ्लेशन, इसके विपरीत होता है। ठीक है, यानी कि जो ये फिलिप्स की थ्योरी है उसके अगेंस्ट जाके स्टैगफ्लेशन खड़ा हो जाता है, और ये काफ़ी मार्केट के लिए बेकार होता है। ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लेशन बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट घटा फिलिप्स कर्व में। ठीक, और डाउनवर्ड स्लोपिंग इसी वजह से बिकॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है यहाँ पे। अब आते हैं लॉरेंस कर्व की। लॉरेंस कर्व बताता है इनकम और इनइक्वालिटी का ग्राफ। ठीक है, इनकम और इनइक्वालिटी, बस आपको इतना याद रखना, दिस इज कीवर्ड, दैट्स इट, और इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा लॉरेंस में। इसके इनइक्वालिटी को मेजर करने के लिए हम गिनी कोफिशिएंट का यूज़ करते हैं। गिनी कोफिशिएंट आपसे पूछ लेगा क्या है, तो इनइक्वालिटी मेजर करने का ये कोफिशिएंट है, जो कि 0 से लेके 1 तक जिसकी वैल्यू जाती है। 0 का मतलब होता है परफेक्ट इक्वालिटी, यानी कि समाज में कोई असमानता है ही नहीं, जो कि एक क्या है, हाइपोथेटिकल कंडीशन है। ऐसा कोई भी कंट्री में नहीं है कि जहाँ परफेक्ट इक्वालिटी हो। ठीक है, और एक है परफेक्ट इनइक्वालिटी, नहीं पूरी तरह से असमानता, ये भी एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है। हाँ, ये बात दूसरी है कि ज़्यादातर कंट्रीज़ 1 की तरफ ही हैं, 0 की तरफ कम ही है, लेकिन ये भी एक हाइपोथेटिकल कंडीशन, लेकिन उससे हमें कुछ लेना देना नहीं। गिनी कोफिशिएंट का पता होना चाहिए, और 0-1 का मतलब क्या है वो पता होना चाहिए। ठीक, अगले और आखिरी कर्व पे आते हैं लैफर्ड्स कर्व, जो कि टैक्स और रेवेन्यू के बीच का हमें रिलेशनशिप दिखाता है, और ये एक बेल कर्व है, यानी कि घंटे के समान कर्व है। ये है घंटा कैसा होता है, ऐसा। क्यों घंटे के समान है? क्योंकि ये कर्व ये बोलता है, लैफर्ड भाई ने ये बोला था कि अगर आप टैक्स बढ़ाते हो या फिर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती है तो रेवेन्यू एक पॉइंट तक इंक्रीज़ करेगा, लेकिन अगर उससे ज़्यादा आपने बढ़ाया तो रेवेन्यू डिक्रीज़ करने लगेगा। क्यों करने लगेगा? फॉर एग्जांपल किसी की आमदनी है 1000 रुपये, ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला कि 10% आपको टैक्स लगेगा, तो क्या होगा कि वो बंदा 100 रुपये दे देगा। फिर उसने बोला 15% तो 150 रुपये दे देगा। फिर उसने बोला 20% टैक्स तो 200, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी तो आदमी या तो कमाएगा नहीं, कि जब हमें पूरा टैक्स में दे देना है तो हम कमाएंगे क्यों, और अगर कमाएगा भी तो वो ब्लैक तरीके से, अवैध तरीके से उस टैक्स को बचाने की कोशिश करेगा। अभी भी बचाते हैं लेकिन तब और ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि एक पॉइंट तक तो इंक्रीज़ करेगा गवर्नमेंट का रेवेन्यू अगर टैक्स बढ़ाता रहेगा तो, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो डिक्रीज़ करना चालू हो जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड लैफर्स कर्व एंड इट शोज़ दी बेल कर्व। ऑल राइट, ये भी टॉपिक ख़त्म। अब आते हैं जीडीपी के टॉपिक पे। 2 जीडीपी पढ़नी है, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। तो जीडीपी ये कीवर्ड है इसका, मैंने लिख दिया है, पूरा लंबा चौड़ा डेफिनेशन नहीं लिखा है क्योंकि हमें समझना नहीं है, सिर्फ हमें नंबर लेने हैं। जीडीपी एट जो करंट प्राइसेस होती है दैट इज़ नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी होती है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। क्यों? क्योंकि ये इन्फ्लेशन से एडजस्टेड होती है, और तभी ये नाम है रियल जीडीपी। ये नॉमिनल जीडीपी तो आपको बहुत दिखाएगा कि बहुत बढ़ गई जीडीपी, लेकिन रियल में कितनी बढ़ी जब आप उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करोगे तब। तो हम लोग रियल जीडीपी को यूज़ करते हैं ढंग से इकोनॉमी को इवैल्यूएट करने के लिए। इतनी चीज़ क्लियर? और इसमें इन्फ्लेशन को अकाउंट नहीं लिया जाता है। अब जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? सिंपल नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से डिवाइड कर दो और उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको आपका जीडीपी डिफ्लेटर मिल जाएगा। अब हम इन्फ्लेशन को मेजर करने के कुछ टूल्स देख लेते हैं, WPI, CPI। अब WPI क्या होता है? WPI अभी हमारा सेकंड लास्ट पेज है, बिल्कुल 4th पेज है, यानी कि हमारा ये सेकंड लास्ट पेज है। अभी WPI होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसको मेजर करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। जो चीज़ आपको याद रखनी, सिर्फ मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिख रखी है। इसका बेस ईयर है 2011 से 12, और ये डज नॉट कैप्चर्स सर्विसेज एंड इट गिव्स वेटेज टू मैन्युफैक्चर्ड गुड। ठीक है, WPI के बारे में अगर तुमसे पूछेगा, इन 3 चीज़ों के अलावा नहीं पूछेगा, और पूछेगा भी तो इन 3 चीज़ों से तुम्हारा ऑप्शन आराम से एलिमिनेट हो जाएगा। पहली चीज़ कौन पब्लिश करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। हो सकता है दोनों लिख दे ऑप्शन में, हो सकता है एक लिखे, इनमें से दोनों में से। ठीक है, बेस ईयर होता है 2011 से 12, पहले 2004-5 था, लेकिन फिर चेंज करके 2011-12 अभी हो गया। ठीक है, पहले 4-5 था, 2004-5, लेकिन अभी 2011-12 प्रेजेंट में। ठीक है, और ये सर्विसेज को कैप्चर नहीं करता है और मैन्युफैक्चर्ड गुड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। अब आते हैं CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये इसको लेबर ब्यूरो और NSO पब्लिश करता है, जो कि NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि MOSPI यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है। और लेबर ये CPI कई तरह का होता है, CPI एग्रीकल्चरल लेबर, CPI इंडस्ट्रियल लेबर, CPI रूरल लेबर्स, तो उन सबको लेबर ब्यूरो पे पब्लिश करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर आता है। और जो CPI सिर्फ CPI रूरल और अर्बन है उसको NSO पब्लिश करता है। इतनी चीज़ आप समझिए, लेबर वाली चीज़ को लेबर ब्यूरो पब्लिश करेगा, और जो सिंपल CPI रूरल और CPI अर्बन है उसको NSO, जो कि MOSPI के अंडर आता है, वो पब्लिश करेगा। बेस ईयर क्या होता है? 2012 है।
वेटेज जो है फूड को ज़्यादा देता है सीपीआई डब्ल्यूपीआई कंपैरिजन में, और ये सर्विसेज को भी कैप्चर करता है। जो डब्ल्यूपीआई था वो सर्विसेज को कैप्चर नहीं करता था, मैन्युफैक्चर्ड गुड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता था, बट ये हमारे सर्विसेज को भी कैप्चर करता है, फूड को थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सीपीआई को यूज़ करता है फॉर मेजरिंग द इन्फ्लेशन। क्यों? क्योंकि इसमें सर्विसेज भी और डब्ल्यूपीआई में सर्विसेज नहीं, इस वजह से आरबीआई सीपीआई का ज़्यादा यूज़ करता है। ठीक, इतनी चीज़ आप समझ गए। और कौन इसके लिए कमिटी बनती है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनती है ये सब चीज़ों को डिक्लेयर करने के लिए, इन्फ्लेशन को, कि इस साल इतना इन्फ्लेशन रहेगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब आते हैं अपने तीसरी चीज़ पे, आईआईपी यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये क्या है? ये कुछ इंडस्ट्रीज़ में पर्टिकुलर कितना ग्रोथ हुआ उसको मेजर करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। इसको पब्लिश करता है सीएसओ, यानी कि जो कि मॉस्पी के अंडर आता है। डब्ल्यूपीआई देखा ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। फिर सीपीआई में देखा मिनिस्ट्री ऑफ आपका लेबर भी करता है, और आपका मॉस्पी भी करता है, जो कि आपका अभी हमने देखा था 4 तरह का था, जो कि एनएसओ, जो कि मॉस्पी के अंडर आता है। और ये आईआईपी करता है सीएसओ, वो करता है एनएसओ, ये करता है सीएसओ, ये भी मॉस्पी के अंडर ही आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या फिर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, बेस ईयर 2011-12 ये इसका भी जैसे डब्ल्यूपीआई का है। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रीवियस ईयर पूछा भी गया था कि जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं दे रिप्रेजेंट 40% ऑफ वेट ऑफ आईआईपी। तो हमारी कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें से 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि आपकी फर्टिलाइज़र हो गई, ठीक है, और आपका सीमेंट हो गया, जो काफ़ी सारी, जैसे कि हमारा फर्टिलाइज़र है वो एग्रीकल्चर मार्केट को कंट्रोल करता है, ठीक है, सीमेंट हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कंट्रोल करता है। तो ऐसे कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, वो जो है 40% वेट रखते हैं आईआईपी का। ये आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो रट लो, बिकॉज ऐसे डायरेक्टली आपसे पूछेगा। ठीक है, और 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में अगर तुमसे पूछ ले, अगर 4 ऑप्शन दे के इसमें से 8 कोर इंडस्ट्री कौन सी नहीं है, तो रटने की ज़रूरत नहीं, सिंपल सा इतना याद रखो, कोर इंडस्ट्री होनी चाहिए वो। जैसे कि फर्टिलाइज़र पूरा एग्रीकल्चर को कंट्रोल करता है, आपका जो सीमेंट है वो पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कंट्रोल करता है। ठीक है, और अगर आपको बाकी देखना है तो आप सर्च कर सकते हो गूगल पे, व्हाट आर 8 कोर इंडस्ट्रीज़। अब आते हैं अपने आखिरी टॉपिक पे, और यहाँ से हमारा पूरा देख रहे हो खत्म हो गया इकोनॉमिक्स। ये बजटरी डेफिसिट्स। 4 तरह के डेफिसिट्स आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला फिस्कल घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट। घाटा है, डेफिसिट का मतलब होता है घाटा, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर और घाटा हो रहा है, तो मतलब क्या, खर्चे ज़्यादा हैं, इनकम कम है, तभी हमने खर्चों को इनकम से माइनस कर रहे हैं। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेसीट्स, रेसीट का मतलब होता है इनकम, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। इससे बोरोइंग्स को, जो उधार लिया उसको एक्सक्लूड कर देना। क्यों? क्योंकि उधार चुकाना भी तो पड़ेगा, तो उसको अपना इनकम मत मानना, ये बोल रहा है। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट होता है फिजिकल डेफिसिट में आप इंटरेस्ट पेमेंट को घटा दो, यानी कि जो आपको इंटरेस्ट, अब लोन लिया है तो लोन चुकाओगे, उसके बाद उसमें इंटरेस्ट रेट भी तो दोगे, तो उसको हटा दो अगर फिजिकल डेफिसिट से, तो तुम्हें प्राइमरी डेफिसिट मिल जाएगा। रेवेन्यू डेफिसिट होता है सिंपल टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, टोटल रेवेन्यू खर्चा और टोटल रेवेन्यू रिसीट, यानी उसमें इनकम कितनी, सिंपल। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट होता है रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स इन एड गिवन फॉर क्रिएटिंग कैपिटल एसेट। अब कुछ हम एसेट बना रहे होंगे, जैसे रोड बनाया या फिर हमने कुछ बिल्डिंग बनाई, ऐसा कुछ बनाया जिससे हमें फर्दर इनकम आएगी। अभी तो नहीं आएगी, उसमें खर्चा हुआ है, लेकिन कभी बाद में 10 साल बाद, 5 साल बाद ये इनकम आएगी, तो उसको अगर घटा दें रेवेन्यू डेफिसिट से, तो हमें इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट मिल जाएगा, और हमारी इकोनॉमिक्स हो गई खत्म। आप इन नोट्स को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी परमार अकेडमी एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैं ये नहीं बोला 100% क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे, बट आप खुद ही यार देख लो, और 10 अप्रैल को तो आपको पता ही चल जाएगा 90% क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। 100% का तो गारंटी कोई नहीं ले सकता, बिकॉज यूपीएससी इसीलिए है, बिकॉज अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन डालेगा ही। और ध्यान रखना है कि क्वेश्चन अटैम्प्ट करते वक्त जो मैंने आपको सिखाया है उसको एज सिंपल एज दैट रखना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स करने की चीज़ें ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम हॉल में। जितना सिंपल आपने पढ़ा है उतना ही सिंपल वहाँ पे रखने की ज़रूरत है। खुद को एकदम कॉम्प्लेक्स नहीं बना लेना है ऑप्शन को देख के, जो आपने सीखा है सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, बाकी अगला टॉपिक किस पे होना चाहिए लेक्चर, और कमेंट बता देना। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।